तो नमस्कार दोस्तों, बायो लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एड्स के बारे में। ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, तो दोस्तों ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है दोस्तों? एक वायरल डिसीज है, HIV वायरस के कारण आता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने ज़रूर हमारे चैनल पर अपलोड हुए इम्यून सिस्टम के सभी वीडियोस देखा होगा। अगर से आप लोग ने वो सभी वीडियोस को देखा तो ये वीडियो आपके लिए जानने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मीनिंग क्या है? एक्वायर्ड यानी ये डिसीज जो है वो लाइफ टाइम हो सकता है एक बार आने पर, और साथ ही हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इम्यूनो वर्ड जो है हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और ये डेफिशिएंसी जो है इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी एड्स में दिखाई देती है। और सिंड्रोम यानी सिम्टम, तो ये एड्स आने पर लाइफ टाइम इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी दिखाई देती है। ओके, तो यही है एड्स। इसके बारे में अभी हम डिटेल्ड मैनर में जानने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट इज़ अ ट्रांसमिसेबल लीथल डिसीज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो दोस्तों ये एड्स जो है ट्रांसमिसेबल लीथल डिसीज है, यानी ये एक से दूसरे को लग सकता है। ओके, एंड इट इज़ अ लीथल डिसीज विच कैन इवन कॉज डेथ। तो ये किस कारण आता है? एक वायरस के कारण आता है। ओके, तो वायरस का नाम क्या है दोस्तों? HIV वायरस जो है डायरेक्टली इम्यून सिस्टम पर अटैक कर रहा है और इम्यून सिस्टम को वीक कर दे रहा है। इस कारण इस वायरस का नाम क्या है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा, इट इज़ मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो दोस्तों ये एड्स जो है ज़्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है दोस्तों। ओके, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एड्स जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा, इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 बाई सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल CDC USA। ओके, एड्स का पहला केस कहाँ पर रिपोर्ट किया गया था? USA में। कौन से साल में? 1981 में। ओके, किसके द्वारा? सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। ओके, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के द्वारा 1981 में USA में एड्स का पहला केस देखा गया था। ओके, और 1986 में भारत में चेन्नई में एड्स का पहला केस देखा गया था। ओके, दोस्तों इंडिया में फर्स्टली एड्स का केस कहाँ पर? चेन्नई में देखा गया था 1986 में। ओके, और USA में 1981 में। ओके, तो दोस्तों ये एड्स को हम क्या कह सकते हैं? एड्स का दूसरा नाम स्लिम डिसीज भी है दोस्तों, जो कि बॉडी को थिन कर देता है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, 1 दिसंबर इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड एड्स डे। तो दोस्तों पूरे दुनिया में वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? December 1 को। ओके, और इस दिन को रेड रिबन से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ओके, और एड्स डे के दिन पब्लिक में एड्स के बारे में अवेयरनेस लाया जाता है। ओके, 1 दिसंबर इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड एड्स डे। ऑन दिस डे मैनी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड टू ब्रिंग अवेयरनेस इन द पब्लिक। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो किस कारण एड्स हो सकता है? एड्स के मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो दोस्तों मैंने अभी कहा था कि एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। सो एड्स इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ये किस कारण आता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ वायरस कंटामिनेटेड ब्लड। ओके, तो ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है? एड्स का दूसरा कारण क्या हो सकता है दोस्तों? तो दोस्तों मोस्टली तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने पर भी कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं। ओके, वो क्या है देखिएगा, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ वायरस कंटामिनेटेड ब्लड। HIV इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड लेकर दूसरे पर्सन को वो ब्लड चढ़ाया गया तो वो भी HIV से इन्फेक्ट हो जाएगा। ओके, इफ द ब्लड डोनर इज HIV infected, then the recipient can also be affected by the HIV। ओके, तो नेक्स्ट दूसरा कारण क्या हो सकता है दोस्तों? देखिएगा, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। ओके, तो दोस्तों
एक ही इंजेक्शन का नीडल एक या अधिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता हो तो तब भी HIV आ सकता है दोस्तों। ओके, सो इस कारण डिस्पोजेबल सिरिंज यूज किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। ओके, टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ एड्स। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा कारण क्या हो सकता है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। ओके, तो HIV इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड को भी एड्स आ सकता है दोस्तों। तो किसके द्वारा आता है, प्लेसेंटा। ओके, थ्रू प्लेसेंटा। तो दोस्तों प्लेसेंटा एक ऐसा कनेक्शन है जो कि ब्रिज की तरह होता है मदर एंड चाइल्ड के बीच में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, ये प्लेसेंटा क्या करता है, चाइल्ड को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है और फूड सप्लाई करता है और बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ये प्लेसेंटा के द्वारा चाइल्ड तक पहुंचता है। तो अगर से मदर भी HIV से इन्फेक्ट हो जाए तो प्लेसेंटा के द्वारा ये HIV बेबी में एंटर होकर बेबी को भी इन्फेक्ट कर देता है और इस कारण चाइल्ड में भी हम एड्स देख सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है दोस्तों। ओके, सो ये नोट हमें क्या बता रहा है, देखिएगा, HIV और एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। तो ये क्या बता रहा है, HIV या एड्स फिजिकल कांटेक्ट के कारण कभी नहीं आता। ओके, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और इसके दूसरे कारण भी क्या है मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ वायरस थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ब्लड बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। ओके, इस तरह के दूसरे कारण हो सकते हैं। ओके, तो ये फिजिकल कांटेक्ट के कारण कभी HIV स्प्रेड नहीं होता है एक दूसरे से। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ओके, तो दोस्तों ये स्लाइड हमें HIV के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, कि HIV का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है और उसमें क्या देख सकते हैं, ये सभी इस स्लाइड के द्वारा अभी हम जानने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इट इज ए रेट्रोवायरस। तो ये HIV जो है रेट्रोवायरस है दोस्तों। तो दोस्तों इसे क्यों रेट्रोवायरस कहा जाता है। ओके, ये वायरस क्या करता है, जब होस्ट में एंटर होता है, जब किसी के बॉडी में एंटर होता है तो तब ये क्या करता है, RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। ओके, तो दोस्तों आप जानते ही होंगे DNA से RNA आता है और वो RNA फर्दर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, RNA से DNA बन रहा है। ओके, तो दोस्तों ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है। ओके, तो दोस्तों आप जानते ही होंगे वायरस और बैक्टीरिया में RNA प्रेजेंट होता है। ओके, तो दोस्तों जब HIV वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तो ये HIV के सेल में क्या प्रेजेंट होता है, RNA। ओके, तो दोस्तों आप जानते ही होंगे सेंट्रल डॉगमा के हिसाब से DNA के द्वारा RNA बनता है और वो RNA फर्दर प्रोटीन में फॉर्म होता है। ओके, ये हमारे बॉडी में होता है। ओके, पर हम यहाँ पर इस वायरस में क्या देख सकते हैं दोस्तों, जब ये वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तो वायरस के सेल का जेनेटिक मटेरियल जो RNA है वो RNA क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के कारण DNA बनता है। ओके, तो वायरस का RNA DNA में बदल जाता है। ओके, दोस्तों इस कारण हम वायरस का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर रिवर्स प्रोसीजर देख सकते हैं, तो इस कारण इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, इट हैज एन envelope enclosing two single stranded RNA molecules as the genetic material and two molecule of enzyme reverse transcriptase and two molecules of integrase enzyme। HIV वायरस में दो सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वही HIV के जेनेटिक मटेरियल है दोस्तों। ओके, और उसके साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही इस RNA को DNA में कन्वर्ट करता है होस्ट बॉडी में एंटर होने के बाद। ओके, तो दोस्तों ये होस्ट बॉडी में एंटर होने पर डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पर अटैक करना ही इस वायरस का मेन टारगेट होता है। ओके,
तो किस तरह होता है मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा, द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज सराउंडेड बाय ए सिंगल कोट विच इज followed by a layer of proteins and which is again surrounded by an outer lipid layer that contains number of glycoproteins such as GP41 and GP120। तो दोस्तों हम इस HIV वायरस में क्या देख सकते हैं, आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल। ओके, और ये जेनेटिक मटेरियल किससे सराउंड किया जाता है, ए लेयर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के लेयर के सहारे ये जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड होता है, और उसी प्रोटीन लेयर पर अगेन सराउंडेड बाय एन आउटर लिपिड लेयर। प्रोटीन लेयर के बाद दूसरा लेयर क्या है दोस्तों, आउटर लिपिड लेयर। पहले प्रोटीन लेयर आता है, फिर प्रोटीन लेयर के बाद दूसरा बाहर लिपिड लेयर आता है। उस लिपिड लेयर पर हम क्या देख सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। किस तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स, GP41 एंड GP120। ओके, ये GP41 और GP120 प्रोटीन्स जो होते हैं इस वायरस को ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करने में बहुत ही मदद करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा, दिस प्रोटीन्स बाइंड टू द होस्ट सेल्स सरफेस रिसेप्टर्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये HIV होस्ट बॉडी में एंटर होता है तब होस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर से ये GP41 और GP120 बाइंड करने में हेल्प करते हैं और सेल को इन्फेक्ट करने में मदद करते हैं। ओके, यही GP41 और 120 का फंक्शन है। ओके, तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने HIV के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों हमने एक्सप्लेन तो किया है, ये तो सही है, अभी हमें HIV के स्ट्रक्चर का इमेज भी तो देखना चाहिए कि HIV का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो चलिए अभी हम HIV के स्ट्रक्चर का इमेज देखेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये है स्ट्रक्चर ऑफ HIV का इमेज। ओके, तो HIV कुछ इस तरह दिखाई देता है। ओके, सो HIV वायरस में क्या आता है देखिएगा, HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA है दोस्तों। सो यहाँ पर हम 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs देख सकते हैं और उसी के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और साथ ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। एंड हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, आउटर कवरिंग लेयर क्या आता है इस वायरस में, लिपिड कोट। ओके, तो दोस्तों आउटर लिपिड लेयर पर हम ग्लाइकोप्रोटीन्स देख सकते हैं। ओके, किस तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स देखिएगा, GP120 एंड GP41। ओके, तो ये वाला पार्ट GP120 है दोस्तों और ये वाला GP41 है। ओके, सो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होस्ट सेल के रिसेप्टर्स को बाइंड करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आउटर लेयर है लिपिड कोट और मैट्रिक्स में आता है प्रोटीन कोट और इनर में आता है कैस्पिड प्रोटीन्स। ओके, तो इस 2 RNA मॉलिक्यूल्स को एक कैस्पिड प्रोटीन लेयर सराउंड करता है और उसके बाद एक दूसरा प्रोटीन लेयर आता है, फिर उसके बाद एक लिपिड लेयर आता है। ओके, उस लिपिड लेयर पर ग्लाइकोप्रोटीन्स 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41 प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट अभी हम जानने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ HIV के बारे में कि HIV वायरस होस्ट बॉडी में एंटर होने के बाद किस प्रकार सेल्स को इन्फेक्ट करता है और किस प्रकार इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। ओके, इसी के बारे में अभी हम जानने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट मैकेनिज्म ऑफ HIV वायरस। ओके, सो दोस्तों मैंने अभी तक कहा था कि HIV वायरस किस प्रकार ह्यूमन बॉडी में एंटर हो सकता है। ओके, मे बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है या कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं जैसे कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन या आदि। ओके, तो जब कभी भी ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है होस्ट बॉडी में, तो फर्स्टली ये क्या करता है देखिएगा। ओके, सो वेन एवर द HIV वायरस एंटर्स द होस्ट बॉडी, फर्स्ट इट एंटर्स इनटू द T हेल्पर सेल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स। ओके, सो जब कभी भी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है होस्ट बॉडी में, तो दोस्तों मैंने कहा था कि HIV वायरस का मेन टारगेट इम्यून सिस्टम पर अटैक करना। ओके, सो ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करना चाहता है, तो ये इम्यून सिस्टम के सेल्स को ही अटैक करता है। ओके, सो इम्यून सिस्टम के सेल्स में ही ये एंटर होता है। ओके, सो वो सेल्स क्या हो सकते हैं, T हेल्पर सेल्स, मैक्रोफेजेस या
डेंड्राइटिक सेल्स हो सकते हैं। ओके, तो ये टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, और ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये डेंड्राइटिक सेल्स नथिंग बट एक्सेसरी सेल्स दोस्तों, जो कि एंटीजन्स को टी सेल्स के सामने लाते हैं और एंटीजन्स को खत्म कराने में मदद करते हैं। ओके, तो ये 3 सेल्स क्या है दोस्तों, इम्यून सिस्टम के सेल्स है दोस्तों, जो कि हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। ओके, सो इस सेल्स में ये HIV वायरस इंटर होता है। ओके, तो मोस्टली ये टी हेल्पर सेल्स में इंटर हो सकते हैं दोस्तों, या मैक्रोफेजेस में भी हो सकते हैं, या डेंड्राइटिक सेल्स में भी हो सकते हैं। दोस्तों ये किस प्रकार होस्ट सेल में इंटर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों जब कभी भी होस्ट सेल के पास आते हैं तो होस्ट सेल के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो उस रिसेप्टर्स पर जाकर HIV वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं GP120 और GP41, वो जाकर इस होस्ट सेल के रिसेप्टर्स को लग जाते हैं। ओके, so GP120 and GP41 glycoproteins binds to the host cell surface receptors। ओके, जब कभी भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होस्ट सेल रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं तो तब क्या होता है, ये वायरस में का जो भी RNA जेनेटिक मटेरियल होता है और उसी के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम और कुछ वायरल प्रोटीन्स जो भी होते हैं वो डायरेक्टली वायरस में से होस्ट सेल में एंटर होते हैं। सो व्हाट हैपन हियर, व्हेन एवर द वायरस बाइंड्स टू द होस्ट सेल by the help of GP120 and GP41 glycoproteins, then the genetic material RNA and reverse transcriptase enzyme and integrase enzyme and some viral proteins directly enters into the host cell। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कभी भी GP120 और GP41 ग्लाइकोप्रोटीन्स होस्ट सेल को बाइंड करते हैं तभी होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो RNA होता है उसी के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और उसी के साथ इंटीग्रेज एंजाइम और कुछ वायरल प्रोटीन्स होस्ट सेल में डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार वायरस एंटर होता है होस्ट सेल में। ओके, तो यहाँ पर मेन रोल GP120 और GP41 ग्लाइकोप्रोटीन्स प्ले कर रहे हैं, कैसे, होस्ट सेल को बाइंड करके। ओके, तो दोस्तों आपको ज़रूर समझ आया होगा, सो ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से ज़रूर समझ आएगा ये टॉपिक। ओके, तो फर्दर क्या होगा देखिएगा। लेटर द वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA कैन synthesize a DNA strand opposite to viral RNA with the help of enzyme reverse transcriptase। तो अभी मैंने कहा था कि होस्ट सेल में क्या एंटर हुआ है, वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और उसी के साथ इंटीग्रेज एंजाइम भी एंटर हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, कि वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो होता है वो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के सहारे एक DNA स्ट्रैंड को बनाता है। ओके, ये DNA स्ट्रैंड सिंगल स्टैंडर्ड RNA के ऑपोजिट में बनता है। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के सहारे। देन नेक्स्ट फर्दर क्या होता है देखिएगा, दिस एंजाइम फॉर्म्स सेकेंड DNA स्ट्रैंड, देयर बाय द 2 DNA स्ट्रैंड्स यूनाइट टू फॉर्म डबल स्टैंडर्ड वायरल DNA। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अभी तो मैंने कहा था कि वायरल RNA के ऑपोजिट में एक DNA स्ट्रैंड बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के सहारे। तो दोस्तों मैंने अभी कहा था कि वायरल RNA के ऑपोजिट एक DNA स्ट्रैंड बन रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के सहारे, फिर उसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के सहारे सेकेंड DNA स्ट्रैंड भी बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये RNA क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। ओके, यानी इस RNA के द्वारा डबल स्टैंडर्ड DNA बन रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के सहारे। समझ आया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये RNA टोटली DNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। ओके, तो दोस्तों जब कभी वायरल RNA होस्ट सेल में एंटर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इंटीग्रेज एंजाइम के सहारे, तो ये वायरल RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के सहारे वायरल RNA के ऑपोजिट में एक DNA स्ट्रैंड को बनाता है। ओके, सो यहाँ पर एक DNA स्ट्रैंड बनता है दोस्तों। ओके, सो वायरल RNA के ऑपोजिट में एक DNA स्ट्रैंड बनता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के सहारे। तो दोस्तों DNA में डबल स्ट्रैंड होना चाहिए, आप जानते ही होंगे। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, सेकेंड DNA स्ट्रैंड भी बनाता है। यहाँ पर फर्स्ट DNA स्ट्रैंड तो बन चुका है, देन नेक्स्ट क्या होता है, सेकेंड DNA स्ट्रैंड बनता है और
ये आरएनए जो होता है कंप्लीटली डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, ओके। और ये आरएनए अभी कंप्लीटली डीएनए में बदल जाता है, ओके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के सहारे ये आरएनए वायरल डीएनए में बदल रहा है दोस्तों, ओके। सो पहले आरएनए के ऑपोजिट में एक डीएनए स्ट्रैंड बनता है, देन नेक्स्ट सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड भी बनता है और ये कंप्लीटली वायरल डीएनए में बदल जाता है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ओके। तो इस तरह होता है ये वायरल डीएनए फॉर्मेशन, ओके। देन नेक्स्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के सहारे वायरल आरएनए वायरल डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल रहा है, ओके। देन फर्दर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ओके। नाउ दिस डीएनए गेट एंटर्ड इनटू द डीएनए ऑफ द होस्ट सेल with the help of enzyme called integrase. At this stage it is called provirus, okay। so यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, अभी तो ये वायरल डीएनए बन चुका है, तो अभी वायरल डीएनए होस्ट सेल में है दोस्तों। देन फर्दर क्या करता है, ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस से डायरेक्ट डीएनए में एंटर करता है, किस एंजाइम के सहारे, इंटीग्रेज एंजाइम के सहारे। ये वायरल डीएनए होस्ट सेल में एंटर करता है इंटीग्रेज एंजाइम के सहारे, ओके। इस स्टेज पर इसे क्या कहते हैं, प्रोवायरस, ओके। सो ये वायरल डीएनए जब होस्ट सेल डीएनए में आकर एंटर होता है तब इसे प्रोवायरस कहते हैं। सो व्हेनेवर दिस वायरल डीएनए एंटर्स इनटू द होस्ट सेल्स डीएनए एट दिस स्टेज इट इज नोन एज प्रोवायरस, ओके। देन नेक्स्ट देखिएगा, द डीएनए अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोड्यूस आरएनए एंड इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल फॉर न्यू वायरस। And next, it leads to decrease the Th cells in the body of an infected person, which leads to immunodeficiency, okay। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो जब कभी भी ये वायरल डीएनए होस्ट सेल के डीएनए में एंटर होता है तो दोस्तों आप जानते ही होंगे हमारे सेल का डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के सहारे आरएनए बनाता है और वो आरएनए फर्दर प्रोटीन बनाता है और इसी से हमारे बॉडी में सारा प्रोसेस होता है, ओके। और जब कभी भी वो वायरस इन्फेक्टेड सेल ट्रांसक्रिप्शन करता है तो उस डीएनए से आरएनए प्रोड्यूस होता है और वो आरएनए ही नए वायरस के जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, ओके। और वो आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा इन्फेक्टेड होस्ट सेल डीएनए से प्रोड्यूस हुआ है वो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है न्यू वायरस के लिए, ओके। ये आरएनए क्या करता है, फर्दर न्यू वायरस को बनाता है और वो वायरस क्या करता है, फर्दर दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करता जाता है और इसी तरह से प्रोसेस होते जाता है दोस्तों। इस तरह से क्या हो रहा है, सभी सेल्स इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। हम क्या देख सकते हैं, वायरस टोटली इम्यून सिस्टम पर राज्य कर रहा है, ओके। सो इट लीड्स टू डिक्रीज द टी हेल्पर सेल्स इन द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन विच लीड्स टू इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो इस तरह टी हेल्पर सेल्स को पूरी तरह से ये आक्रमण करके अपने आप को स्थापित कर देता है दोस्तों, ओके। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, टी हेल्पर सेल्स में ये एंटर होता है, फिर वायरल डीएनए बनाता है, फिर वो वायरल डीएनए जाकर सेल के डीएनए में एंटर हो जाता है, फिर वो सेल का डीएनए जब भी ट्रांसक्रिप्शन के सहारे आरएनए प्रोड्यूस करता है और वो आरएनए ही नए वायरस का जेनेटिक मटेरियल बन जाता है। वो आरएनए के द्वारा दूसरे टी हेल्पर सेल्स भी इन्फेक्ट हो जाता है। इस तरह से टी हेल्पर सेल्स की संख्या कम हो जाती है और एचआईवी वायरस की संख्या बढ़ जाती है। इस तरह से टोटली इन्फेक्शन हो जाता है। आप जानते ही होंगे टी हेल्पर सेल्स हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर से टी हेल्पर सेल्स कम हो जाए तो इम्यून सिस्टम भी सही तरह से काम नहीं करता है दोस्तों और हमारे इम्यून सिस्टम में हम डेफिशिएंसी देख सकते हैं, ओके। सो इसी से इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है, ओके। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, मैंने हमारे टेक्स्ट बुक से ये इमेज लिया है, ओके। इस वायरस का पूरा प्रोसीजर दिखाता है कि होस्ट सेल को किस तरह से इन्फेक्ट करता है, ओके। तो ये रेट्रोवायरस यानी एचआईवी वायरस है दोस्तों। तो एचआईवी वायरस जब कभी भी ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तो डायरेक्टली टी हेल्पर सेल्स में एंटर होता है। तो टी हेल्पर सेल्स को बाइंड करने के बाद आरएनए और आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इंटीग्रेज एंजाइम और कुछ वायरल प्रोटीन्स भी उसके साथ टी हेल्पर सेल्स में इंटर होते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए है रेट्रोवायरस है दोस्तों, ये वायरल आरएनए का कोर है, ओके। वायरस में आप देख सकते हो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है दोस्तों।
वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल में एंटर हो रहा है, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ये जेनेटिक मटेरियल सेल में एंटर हो चुका है, ओके। वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल, वायरल आरएनए होस्ट सेल में एंटर हो चुका है, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो यहाँ पर वायरल डीएनए बन चुका है, ओके। सो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए बन चुका है, ओके। तो दोस्तों मैंने अभी कहा था कि डीएनए किस प्रकार बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के सहारे। अगर से आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो तो डीएनए में बदल जाता है आरएनए, ओके। सो नेक्स्ट क्या होता है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम। तो होस्ट सेल के न्यूक्लियस से डायरेक्टली डीएनए में एंटर हो जाता है, ओके। और ये डीएनए में एंटर होने के बाद मैंने अभी कहा था कि डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वो आरएनए प्रोड्यूस करता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, ओके। सो ये इन्फेक्टेड डीएनए है दोस्तों, ओके। तो इससे अगर से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा प्रोड्यूस हो तो वो भी इन्फेक्टेड ही होगा ना दोस्तों, तो वो क्या होगा, वायरल आरएनए, ओके। वायरल आरएनए प्रोड्यूस होता है दोस्तों इन्फेक्टेड सेल के द्वारा, और ये वायरल आरएनए ही नया एचआईवी वायरस है जो कि हमारे सेल के द्वारा बन चुका है, ओके। और ये वायरल आरएनए क्या कहता है, फर्दर दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करते जाता है इसी प्रोसीजर में। इसी तरह से दूसरे सेल्स भी इन्फेक्ट हो जाते हैं और टी हेल्पर सेल्स की संख्या पूरी तरीके से गिर जाती है और इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से वीक हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड, न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स। बहुत से सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं और उसकी संख्या गिर जाती है, टोटली इन्फेक्टेड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, ओके। और वह सेल्स सही तरीके से नहीं काम करते हैं और इम्यून सिस्टम वीक बन जाता है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव वेल वायरसेस आर बीन रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। तो यहाँ पर देखिएगा नोट हमें क्या बता रहा है, इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव वेल वायरसेस आर बीन रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। तो दोस्तों ये नोट हमें क्या बता रहा है, इन्फेक्टेड सेल्स सर्वाइव करते हैं और वायरस को रेप्लिकेट करते हैं और रिलीज करते हैं, ओके। और इसी तरह से प्रोसीजर कंटिन्यू होते जाता है, फर्दर सेल्स इन्फेक्टेड होते जाते हैं, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो ध्यान से सुनिएगा। Whenever the HIV virus enters into the human body, first it enters into the T helper cells, macrophages and dendrite cells, okay. Then next देखिएगा, virus single stranded RNA synthesizes DNA strand with the help of enzyme reverse transcriptase, okay. This enzyme can also forms second DNA strand, okay. And next देखिएगा, these two strands will unite to form double stranded viral DNA, okay. Then next क्या होता है, this DNA will enter into the host cells DNA with the help of एंजाइम इंटीग्रेज, ओके। तो यहाँ पर इंटीग्रेज एंजाइम के सहारे क्या होता है, होस्ट डीएनए में ये वायरल डीएनए एंटर होता है, ओके। तो एट दिस स्टेज इट इज नोन एज प्रोवायरस, इस स्टेज पे इसे प्रोवायरस कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, होस्ट डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा, डीएनए अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोड्यूस आरएनए विच एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल फॉर न्यू वायरसेस। दो इन्फेक्टेड सेल के डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए जो प्रोड्यूस होता है वो वायरल आरएनए होता है और वो वायरल आरएनए ही फर्दर दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करता चाहता है, ओके। देन नेक्स्ट देखिएगा, इट लीड्स टू डिक्रीज इन द टी हेल्पर सेल्स बाय विच इम्यूनो डेफिशिएंसी अकर्स इन द इन्फेक्टेड पर्सन बॉडी। तो इस फ्लो चार्ट से हम एचआईवी के बारे में सिंपल वे में जान सकते हैं दोस्तों, ओके। तो अगर से आपको अभी तक नहीं समझ आया होगा, ये फ्लो चार्ट देखने के बाद आपको ज़रूर ये टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा दोस्तों, ओके। तो दोस्तों अब तक हमने एचआईवी के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया है, तो नेक्स्ट अभी हम सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एचआईवी वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के बाद किस प्रकार के सिम्टम्स देख सकते हैं हम पेशेंट में, देखिएगा, ओके। देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द फर्स्ट इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स एंड दिस period may vary from few months to many years, usually 5 to 10 years, okay। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जब कभी HIV वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तो कुछ सिम्टम्स दिखाई नहीं देते दोस्तों। हम यहाँ पर टाइम लैग देख सकते हैं। फर्स्ट इन्फेक्शन कब अपीयर हो सकता है, कुछ महीनों के बाद या फिर 5 से 10 साल के बीच में हम ये HIV वायरस के फर्स्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स देख सकते हैं, ओके।
यही हमें पॉइंट बता रहा है। ओके, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बॉट्स ऑफ फीवर, डायरिया, लॉस ऑफ वेट। ओके, बॉट्स ऑफ फीवर यानी फीवर फ्रीक्वेंटली आता जाता है और कम होते जाता है, आता जाता है और कम होते जाता है। इस प्रकार बहुत से बार फीवर आता जाता है और कम होता जाता है। इस प्रकार का सिम्टम देख सकते हैं हम HIV पेशेंट में। और साथ ही डायरिया। ओके, डायरिया यानी बहुत से मोशन होना, बॉडी से बहुत सा फ्लूइड निकलते जाना। ओके, और नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, लॉस ऑफ वेट। ओके, तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एड्स का दूसरा नाम क्या है, स्लिम डिसीज। ओके, तो HIV आने पर पेशेंट बहुत ही दुबला हो जाता है। ओके, लॉस ऑफ वेट, वेट लॉस होता है। ओके, इस तरह के बहुत से सिम्टम्स देख सकते हैं हम HIV आने पर। ओके, जैसे कि बॉट्स ऑफ फीवर, डायरिया, लॉस ऑफ वेट, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं HIV वायरस आने पर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ड्यू टू डिक्रीज इन T हेल्पर सेल्स द पर्सन सफर्स फ्रॉम इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड अदर पैरासाइट। द पेशेंट में अनेबल टू ओवरकम माइनर इन्फेक्शन एज दे आर इम्यूनोडेफिशिएंट। तो दोस्तों मैंने मैकेनिज्म ऑफ HIV अभी पढ़ा है, तो उसमें T हेल्पर सेल्स का संख्या गिर जाता है और पूरे T हेल्पर सेल्स इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। तो T हेल्पर सेल्स ही हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो एंटीजन से लड़ते हैं और इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं और हमें बीमार होने से बचाते हैं। अगर से T हेल्पर सेल्स ही सही तरीके से ना काम करे तो क्या होता है दोस्तों, पर्सेंट बहुत ही वीक हो जाता है और इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम जब कभी वीक होता है क्या हो सकता है, बार बार व्यक्ति बीमार हो सकता है। ओके, किस तरह से बीमार हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया के कारण, कुछ वायरसेस के कारण, कुछ फंगाई के कारण और कुछ पैरासाइट्स के कारण बार बार ये बीमार हो जाता है और छोटे से इन्फेक्शन भी उस व्यक्ति में जल्दी से कम नहीं होते और व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक बन चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा डायग्नोसिस कि HIV पेशेंट को HIV का डायग्नोसिस किस प्रकार किया जाता है, कि अगर से HIV पॉजिटिव है या HIV नेगेटिव है किस प्रकार बताया जाता है। उसके लिए डायग्नोसिस किस प्रकार हो सकता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट किया जाता है या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। तो देखिएगा किस प्रकार होता है ये टेस्ट। तो ये एलिसा टेस्ट जो है दोस्तों एक स्क्रीनिंग टेस्ट है दोस्तों। ओके, इट कैन बी डिटेक्टेड विद इन 15 to 4 months आफ्टर द एक्सपोजर टू HIV। तो जब कभी HIV वायरस होस्ट बॉडी में एंटर होकर सिम्टम्स दिखाता है उसके 15 दिन या 4 महीने में ये एलिसा टेस्ट किया जाता है, तब हम HIV पॉजिटिव या नेगेटिव कह सकते हैं। ओके, सो ये एलिसा टेस्ट द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। ओके, HIV आने के 15 दिन या 4 महीने बाद। ओके, देन नेक्स्ट टेस्ट देखिएगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ओके, वो क्या है, इट इज एन एंटीबॉडी टेस्ट विच डन बाय ब्लड सैंपल। इट इज ए कंफर्मेशन टेस्ट फॉर HIV वायरस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है। ओके, पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल लेकर एंटीबॉडी को टेस्ट करते हैं और इसी से कंफर्म करते हैं कि HIV पॉजिटिव है या HIV नेगेटिव है, यानी उस व्यक्ति में HIV प्रेजेंट है या HIV नहीं प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह से ये एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के सहारे इस HIV का डायग्नोसिस किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा ट्रीटमेंट कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन को antiretroviral drugs are given to the patient to prolong their life, but it cannot be prevent the HIV infection completely. So to avoid HIV infection, few prophylactic methods must be followed. Okay, HIV infected person को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं। ओके, इस प्रकार के मेडिसिन दिए जाते हैं जो कि रेट्रोवायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। ओके, बट ये मेडिसिन पेशेंट का लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं पर इन्फेक्शन को पूरी तरीके से नहीं रोक सकते। ओके, इस HIV वायरस को एक कंप्लीट मेडिकेशन है ही नहीं दोस्तों। ओके, सो इस HIV को रोकने के लिए कुछ प्रोफाइलैक्टिक मेथड्स को फॉलो करना चाहिए। वो क्या हो सकते हैं देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स क्या है जो कि HIV वायरस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, वो है सेफ सेक्स। ओके, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, इस कारण इसे कम करने के लिए पहला मेजर क्या हो सकता है, सेफ सेक्स। ओके,
देन नेक्स्ट देखिएगा प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल सिरेंजेस एंड निडल्स। ओके, सो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मोड ऑफ इन्फेक्शन में इन्फेक्टेड निडल से भी ये HIV स्प्रेड हो सकता है। ओके, सो हॉस्पिटल्स को सही तरीके में सिरेंजेस और निडल्स का स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा स्क्रीनिंग द ब्लड फॉर HIV बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो दोस्तों मैंने मोड ऑफ इन्फेक्शन में स्टार्टिंग में ही कहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये HIV आ सकता है। अगर से HIV इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड डोनर हो और वही ब्लड रिसिपिएंट को दिया जाता है तो वो पर्सन भी HIV से इन्फेक्ट हो जाता है। ओके, सो इसी को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्लड को पहले ही स्क्रीनिंग करना चाहिए कि वो HIV से इन्फेक्टेड है या नहीं। ओके, सो स्क्रीनिंग द ब्लड फॉर HIV बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ओके, इससे HIV स्प्रेडिंग कम हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एजुकेट द पीपल अबाउट एड्स टू ब्रिंग अवेयरनेस। ओके, तो दोस्तों हमारे देश में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सहारे एड्स के बारे में अवेयरनेस जनता में लाया जाता है। ओके, तो सभी को एड्स के बारे में जानकारी ज़रूर जानना चाहिए, तभी इस एड्स से सभी लोग सुरक्षित होंगे। ओके, तो दोस्तों इसी से हमने एड्स के टॉपिक को कंप्लीट किया है। ओके, तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर से आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। ओके।